हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को वेव के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि जब तक आप लोगों को वेव नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसके पहले आप लोगों को बताया था कि ये रदरफोर्ड्स मॉडल कैसे आया, रदरफोर्ड्स मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। उसके उसके पहले वाला मैंने जे जे थॉमसन के बारे में बताया था। ठीक है, सारे मैंने डिटेल पूर्वक आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था और आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छा तरीके से समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले वेव। आप बोलिएगा सर वेव का जरूरत क्यों पड़ा? वेव का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जब आप वेव के बारे में नहीं जानिएगा तो उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो उसमें निकला है, कोई भी मतलब एलिमेंट या कोई भी सोल्यूशन का, मैंने डिटेल पूर्वक समझाया था। ठीक है, देखिए मैंने जो कल समझाया था, आप थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि फिर आप लोग का रिवीजन हो जाए। और यदि आप लोग नहीं देखेंगे जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि और बेटर तरीके से समझ में आए। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग क्लास में जब किया था, मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज कर दिया था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो गया था, न्यूट्रॉन का भी खोज मैंने बता दिया था। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब आया तो लोगों के मन में जिज्ञासा जगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी है। एटम में एक एटम वैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया बता दिए, प्रोटॉन खोज की सब मैंने बताया बढ़िया तरीके से। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जाके बैक क्लास से देखिए, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हो, प्रोटॉन का खोज कैसे हो, सब मैंने डिटेल पूर्वक समझाया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जब खोज हो गया था, तुरंत जे जे थॉमसन बोला कि, क्योंकि किसी का माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जब मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो भी है खोज हो चुका है, तो उसका एटम में उसको अरेंज कैसे कर किया गया है, कुछ ना कुछ उसको अरेंज करके मतलब रखा गया होगा। तो सबसे पहले क्या किया, थॉमसन अपना चालाकी किया और उन्होंने सबसे पहले अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। सब एटॉमिक मॉडल इसको बोल सकते, इसके लिए उन्होंने इसको मतलब प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज उसको दिया गया था इसके लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दिया था क्या, इन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, वो हर एक जगह है। मतलब स्फेयर का जो मैंने एटम का निर्माण हुआ है पॉजिटिव चार्ज से निर्माण हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन है कहीं कहीं पर इम्बेडेड मैंने गाड़ा हुआ है एज ए लाइक, जिसको हम लोग बोलते खीर जैसे हो गया, फिर माटर मिलन हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल लेते। ठीक है ना, समझाया था आप लोग, ऐसा उन्होंने बताया था। उसके बाद जे जे थॉमसन जो ये रदरफोर्ड थे, उसका अल्फा पार्टिकल का एक तो मतलब फैक्ट मतलब कोई मतलब मीन्स मतलब कुछ उसका दुकान था, उसमें वो उसी पर काम कर रहा था, अल्फा पार्टिकल पर, मतलब रेडियो एक्टिव बस ट्रांसफर। तो उन्होंने एक बार देखा कि कोई एटम में जब उसने अल्फा पार्टिकल को भेजा, अल्फा पार्टिकल के पास मैंने सबसे विशेषता बताया था, अल्फा पार्टिकल के पास 4 AMU मास होता है, ये हीलियम का H2+ के बराबर होता है। ठीक है ना, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, जब इसके पास इसके अंदर जब भेजा गया तो वो देखा उन्होंने क्या कि उसमें से मतलब ये जो मतलब पॉजिटिव चार्ज रिटर्न आ गया, पॉजिटिव चार्ज जो था वो रिटर्न आ गया। तो इससे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज रिटर्न आ गया, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज रिटर्न आ गया, कुछ पॉजिटिव उसके अंदर घुस गया और कुछ एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा उनको पता चला। तो उन्होंने तुरंत बताया कि जो जे थॉमसन जो दिए थे एटॉमिक मॉडल वो फेल हो गया इस तरह से, मतलब उनका बहुत सारा गलती पाया गया, उन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने अपना मॉडल दिया, मैंने डिटेल पूर्वक समझाया है। ठीक है, मैं शॉर्ट कट में आपको बताने की कोशिश करना। तो उन्होंने बताया कि जो बीच में जो होता है उसके पास बहुत ज्यादा मतलब बीचों बीच में जो है बहुत ज्यादा मास होता है, और मतलब जो बीच में होता है उसको उसका खोज उन्होंने कर दिया। उसके बाद नाम बता दिया न्यूक्लियस, और साइड साइड से जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से इसका ड्रॉबैक क्या आया कि जब मैक्सवेल थ्योरी आया था, मैक्सवेल थ्योरी बताया कि ठीक है, आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, और मतलब जो इसके बीच फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी बोल सकते हैं, ऐसा मैंने समझाया था, वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपको कहना तो ठीक है, बट जब ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, तो ये जब घूमेगा तो इसका एनर्जी कुछ ना कुछ खपत होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब घूमेगा तो कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी लॉस होगा। और जब इसका एनर्जी लॉस होगा तो एनर्जी लॉस होते 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 एक बार एक टाइम ऐसा आएगा कि जा करके, क्योंकि देखिए ये घूम के, आप बोलिएगा सर घूम के अंदर ही क्यों आ रहा है, बाहर क्यों नहीं जा रहा है? देखिए बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पीछे फोर्स काम कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मतलब इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है। अब कौन किसके पास जाएगा? अट्रैक्शन पावर जिसके पास ज्यादा पावर रहेगा, मतलब जिसके पास ज्यादा खींचने का शक्ति रहेगा उसी के पास जाएगा ना। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, इसको खींचेगा, इसको खींचेगा। अब क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये शांत से बैठा हुआ है, इसके पास जो एनर्जी से कुछ लॉस नहीं हो रहा है, इसके पास एनर्जी से लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इसे घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा तो इसका एनर्जी लॉस होते जाएगा, और एनर्जी लॉस होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि जाकर ये पॉजिटिव चार्ज से टकरा जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। जब न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो क्या एटम का जो स्ट्रक्चर बच पाएगा, एटम का स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो जाएगा, मैंने कोलैप्स हो जाएगा, मैंने खत्म हो जाएगा, एटम तहस नहस हो जाएगा, मैंने विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका नियम को फेल कर दिया किसने? मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी यही बोलता था कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर होगा तो एनर्जी खपत होगा, एनर्जी खपत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब मैक्सवेल ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो, मतलब मैक्सवेल जो इसका ड्रॉबैक निकालते हैं।
दूसरा पहला ड्रॉबैक क्या हो गया, तो इससे हम लोग जो है कोई भी एटम का स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं कर सकते। स्टेबिलिटी का मतलब इससे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो फिर इसके अंदर क्यों आ रहा है, मतलब घूमते 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 इकाई क्या हुआ, इसका टकरा गया, तो स्टेबिलिटी स्टेबल तो नहीं हुआ ना। ऐसे जिसके बारे में बताया कि ये घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते, मतलब इसी के अंदर घूमे, इससे बाहर अंदर नहीं जाए, मतलब बात समझ रहे ना। अब हम लोग एग्जाम मतलब हम ही लोग का एग्जाम्पल लीजिए मनुष्य का। मनुष्य का जब उसका एज 60 ईयर हो जाता है तो 70 ईयर हो जाता है, तो क्या होता है कि मनुष्य जो है घूमता नहीं है, बस एक स्टेबल कोई ऑर्बिट रहता है, मैंने स्टेबल कोई घर रहता है उसके में अंदर घूमता है, फिर मतलब उसी के अंदर रहता है, उससे बाहर जल्दी निकलता नहीं है। और जब जब वो स्टेबिलिटी उसके पास नहीं होता है, जब वो युवा होता है या तो जब बच्चा हो तो दिन भर घूमते रहता, इधर जाता कभी उधर जाता कभी इधर जाता, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी उसके पास नहीं रहता। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि जो वो थे, मतलब क्या नाम था उनका, बता रहे यहाँ पे रदरफोर्ड जो थे स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। मैंने समझाया बढ़िया तरीके से, आप लोग जाकर देखिएगा। आप लोग बोलिएगा सर हिंट आप दे रहे हैं, समझा नहीं रहे, मैं बढ़िया तरीके से समझाया। आप प्लीज जाके सब्सक्राइब मतलब जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने बता नहीं पाया। दूसरा चीज नहीं बता पाया कि देखा गया कि एक सोल्यूशन जैसे मैंने लिया, ठीक है ना, एक सोल्यूशन मैंने लिया, इसमें जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइट, जब लाइट के पास 7 कलर होता है ना, मैंने सनलाइट जो होता है उसके पास जब पड़ा, तो यहाँ पे देखा गया कि इसमें से 7 कलर होता है ना, 7 कलर में से सभी कलर यहाँ पे मतलब 6 कलर आया, एक कलर को जो मतलब है नहीं आ पाया, ठीक है। मैंने 7 कलर इसके पास आ गया, एक कलर नहीं आ पाया। इससे पता चलता है कि जो एटम है कुछ कलर को एब्जॉर्प्शन भी करता है, जो यहाँ पर बैंड बनता है उसे हम लोग बोल देंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बारे में मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता पाए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए, सब सारा चीज के बारे में उन्होंने डिटेल पूर्वक समझा नहीं पाए, ठीक है। तो इस सब चीज को हटाने के लिए उसके बाद जो आते हैं नील्स बोर्स थ्योरम, और नील्स बोर्स जब आए, बोर्स मतलब साइंटिस्ट जब आए तो सारे जितना सारे कंक्लूजन को हटा दिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना पोस्टुलेट दिए। बट हम लोग को नील्स बोर्स थ्योरी को समझने के लिए और उसका पोस्टुलेट समझने के लिए हम लोग को पहले कुछ लाइट का रिलेटेड प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, वेव के बारे में समझना पड़ेगा कि लाइट और वेव क्या है। लाइट के पास ड्यूल नेचर भी होता है, इसको हम लोग ड्यूल नेचर का मतलब क्या है, इसके पास वेव का भी मतलब नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, आई होप, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे वेव क्या है। मैंने विस्तार पूर्वक आपको थोड़ा समझा दिया कि कैसे कैसे आया, ठीक है। तो अब मैं वेव का स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। तो समझिए आप लोग वेव के बारे में, ठीक है ना, बढ़िया समझिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा अपने माइंड को। देखिए वेव जो एक्चुअली में होता है ना, वो एक डिस्टर्बेंस है, इसको बोल सकते हैं वाइब्रेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। डिस्टर्बेंस मतलब कभी भी कोई लाइट जैसे जा रहा है, सपोज दैट लाइट से जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको कहीं डिस्टर्बेंस हुआ तो डिस्टर्बेंस अपना रास्ता चेंज कर दिया, फिर डिस्टर्बेंस अपना रास्ता चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से एक कंपन भी इसको कर सकते हैं और एक उसको डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं। तो लाइट जो वेव होता है एक प्रकार से क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है इसको, या तो फिर हम इसको मतलब वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। वेव इसी प्रकार से मतलब ये डिस्टर्बेंस से और वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, वेव इसी को हम लोग बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा वेव के बारे में थोड़ा सा आप लोग कैटेगराइज करते हैं और वेव को हम लोग क्लासिफाइड हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली में जो वेव होता है ना, 2 टाइप से होता है, ठीक है ना। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोलते हैं हम लोग। और दूसरा जो होता है मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल वेव। ये सब फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, हमको जो जरूरत है मैं उसी चीज को पढ़ाऊंगा, दूसरी चीज को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इसका खोज कौन किया था मैं बाद में सब बताने वाला हूँ, ध्यान से आप लोग सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है ना। इसका हिंदी अगर जानना चाहिएगा तो हिंदी इसका क्या होता है, साइंस में हिंदी की जरूरत पड़ता नहीं, इसका शायद में आंतरिक होता है, इसका विद्युत चुंबकीय होता है, ठीक है ना। जो भी होता है तरंग का होता है इसका हिंदी वेव का, ठीक। आप समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इसको भी क्लासिफाइड किया गया, इसमें 2 टाइप्स के पाया गया। एक होता है ट्रांसफर वेव्स, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। एक होता है ट्रांसफर वेव्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक। देखिए एक तो क्या होता है ट्रांसफर वेव्स होता है, इसके फिजिक्स का चैप्टर में इसे बता दे रहा हूँ आप लोग को, ट्रांसवर्सल वेव, और एक होता है आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल, ये सब 2 टाइप्स का होता है। इसे साउंड में आप लोग को पढ़ना पड़ता होगा। खैर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में क्या अंतर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है ये नो एनी मीडियम की जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें जो है इसको मीडियम का मतलब मीडियम जो है इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और इसको जो है इस मीडियम की जरूरत पड़ता है, इतना याद रखिए, ठीक है, इसको मीडियम की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, बात समझिएगा। इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, इसको मीडियम की जरूरत पड़ता है क्योंकि साउंड जो भी है कभी भी ट्रेवल, क्योंकि साउंड देखिए इसमें साउंड का कैटेगरी ज्यादा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें साउंड का देखिए आप लोग फिजिक्स जब पढ़िएगा तो डिटेल पूर्वक समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा फिजिक्स का चैप्टर है, मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग डिटेल पूर्वक समझाएंगे, ठीक है। तो जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। देखिए यहाँ पे इसको मीडियम की जरूरत पड़ता है क्योंकि आप लोग जानते हैं साउंड जो है, अब अगर आप जाके अंतरिक्ष में
अगर आप जाके अंतरिक्ष में साउंड किसी से बात करना चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस अंतरिक्ष में जो वहां पे है कोई मीडियम, मीडियम का मतलब क्या, कोई चीज का मीडियम, मीडियम मतलब समझिए, जैसे देखिए आप जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं या तो फिर जैसे आप पेड़ पर ही चढ़ते हो, तो पेड़ में किसी का सहारा लेके चढ़ते नहीं, चढ़ते टहनी को पकड़ते हैं या फिर उसका जो टहनी होता है जो मोटा वाला होता है उसको पकड़ के चढ़ते हैं, मैंने किसी का सहारा लेके चढ़ते हैं नहीं चढ़ते हैं। जो बूढ़ा लोग होता है, जो उसका एज बहुत कम हो जाता है, वो क्या करता है, लाठी का सहारा लेता है कि नहीं होता है, कि मीडियम हुआ ना, उसी टाइप से इन लोग का भी एक मीडियम होता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक मीडियम में ट्रेवल, इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ता है, आपको आप इसको कहीं भी रख दीजिएगा तो बिना मीडियम का ये ट्रेवल कर जाएगा। बट मैग्नेटिकल वेव में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको जब तक आप मीडियम नहीं दीजिएगा तब तक ये ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। आप लोग अनुमान लगा के देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। बट देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आप लोग को समझ में आता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं कल डिस्क्राइब करूंगा। आज मैं आप लोगों को जो डिस्क्राइब करने वाला हूँ, थोड़ा वेव का जो मोशन कैसे कैसे होता है इसके बारे में समझने वाला हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, कैसे इसके बारे में जानता है, क्योंकि जब तक आप लोग को वेव नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप समझ नहीं पाइएगा। आज मैंने क्या किया, आप लोगों को सिर्फ मैंने आप लोगों को आज क्या किया, मैग्नेटिकल वेव की मतलब वेव को क्लासिफाइड कर दिया, दो टाइप्स का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव्स। अब क्या क्या किसमें क्या होता है मैंने डिटेल पूर्वक समझा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि वेव का जो मोशन, क्योंकि वेव का मोशन पर आप लोग को क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आप लोग को वेव का जो मोशन होता है किस चीज पर डिपेंड करता है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्स्ट्रा जो भी क्या क्या होता है मैं डिटेल पूर्वक आप लोग को समझाता हूँ डेफिनेशन के साथ। उसके बाद इसमें नॉमेरिकल भी जो आता है उसके बारे में समझेंगे, और कल वाला जो क्लास होगा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेल पूर्वक समझाया जाएगा, उसमें एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज क्या क्या होता है डिटेल पूर्वक मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग को जरूर समझ में आएगा, मेरा इतना आप लोग से दावा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसा करता हूं मैं पहले आप लोग को समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। देखिए वेव मोशन मतलब वेव जो मोशन करता है, जो वेव जाता है वो किस तरह से जाता है थोड़ा समझिए। देखिए वेव जो जाता है हमेशा इस तरह जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं ऐसे जाने, मतलब वेव जो हमेशा ट्रेवल करता है इस टाइप से करता है, ठीक है ना। अब जब ट्रेवल करता है तो इसको हम लोग बोल देंगे क्रेस्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे ट्रफ, क्या बोल देंगे, ट्रफ, टफ भी बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं, ट्रफ भी जो भी आपको आता है उसको बोलिए, ठीक है ना। मतलब ऊपर जो होता है उसको क्रेस्ट बोल देंगे, नीचे को हम लोग बोल देंगे ट्रफ। बात समझ में आ रहा ना, मतलब ऊपर वाला हमको बोलेंगे क्रेस्ट, नीचे वाला को बोलेंगे ट्रफ, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है ये जो वेव का जो मोशन होता है किस चीज पर डिपेंड करता है और किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में आप लोग बहुत सुनेंगे, जिसको लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो वेवलेंथ पर ये डिपेंड करता है कैसे, देखिए तो ये बोलता है जो डिस्टेंस होना चाहिए क्रेस्ट और ट्रफ, या तो फिर देखिए डिस्टेंस, ये दोनों दो वेव के बीच जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोल देंगे वेवलेंथ। आप सब थोड़ा समझिए, नहीं समझ में आप लोग को ना, देखिए एडजेसेंट क्रेस्ट होना चाहिए और एडजेसेंट ट्रफ। देखिए तो आप इसके बीच में दो क्रेस्ट के बीच में अगर जो डिस्टेंस होगा और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वेवलेंथ। बात समझ रहे ना, मतलब बोल रहा है कि डिस्टेंस जो होगा एडजेसेंट क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्रफ के दोनों, मतलब इसके और इसके बीच में, देखिए यहां तक आया ना भाई, तो यहां तक आया तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा यहां तक आने में उसी को हम लोग बोल देंगे एच। नहीं समझ में आया, देखिए या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते, देखिए इसके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ। थोड़ा समझिए, देखिए अगर इससे नहीं निकाल रहे हैं, दो क्रेस्ट के बीच में या तो फिर दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोल देंगे वेवलेंथ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा से। इतना समझ में आया नहीं समझ में, मैंने दो क्रेस्ट, एक क्रेस्ट और एक क्रेस्ट, देखिए एक क्रेस्ट ये भी क्रेस्ट और ये ट्रफ ये ट्रफ, ये दोनों के बीच डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ बोल देंगे। बात कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये क्या है आपका मोशन कर रहा है इस तरह से वेव, तो ये ऊपर वाला जो होता है क्रेस्ट होता है, नीचे वाला जो होता है वो ट्रफ होता है, ठीक है ना। तो अगर दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोल देंगे, या तो फिर दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग भी वेवलेंथ बोल देंगे। इतना तक समझ में आ गया। मैं डिफिनेशन जब बताऊंगा तो बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब इसके साथ बोलते हैं सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होता है ये जो डिपेंड्स करता है द नंबर ऑफ वेव्स, देखिए मतलब नंबर ऑफ वेव्स, कोई जैसे मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से एक सेकंड में कितना वेव पास करेगा। आप बोलिएगा सर वेव इतना छोटा पॉइंट इतना में कैसे वेव पास कर पाएगा, बट नहीं, क्योंकि वेव का जो होता है ना, वेव जो जाता है इतना बड़ा नहीं जाता, बहुत छोटा में जाता है, इस तरह से बहुत छोटा में जाता है, इसलिए तो इस पॉइंट से एक सेकंड में कितना वेव पास कर सकता है उसी को हम लोग बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कितना वेव से पास कर पाएगा उसी को हम लोग बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। यहां तक समझ, मतलब कितना नंबर ऑफ वेव्स पास कर, जैसे देखिए यहाँ पर एक सेकंड मेरे पास कोई गिवन पॉइंट है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कोई गिवन मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तक
कितना वेव गया, यहां तक कितना वेव गया, तो आप काउंट कीजिएगा। देखिए 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, अगर यहाँ पे दिया तो कितना 2 वेव नंबर, मतलब 2 वेव गया है। देखिए वेव थोड़ा और समझ लीजिए, ए वाला जो होगा और ये वाला दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बन पाया, ये डिस्टेंस का मतलब ये जो है ऊपर, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। इतना तक कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक। मैं डिफिनेशन जब बताऊंगा तो बढ़िया तरीके से आप लोग समझ में आएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए, इसको वेवलेंथ मतलब ये दोनों क्रेस्ट के बीच जो होगा उसको वेवलेंथ बोल देंगे, और एक कोई गिवन पॉइंट पर एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ वेव पास करेगा उसको हम लोग बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। अब इसका जैसे देखिए ये जो जब जा रहा है वेव, इसका कुछ वेलोसिटी मतलब कुछ इसका स्पीड होगा या नहीं होगा, तो इसका स्पीड भी कुछ होना चाहिए। तो उस स्पीड जो होगा डिस्टेंस मतलब जो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो इसका मतलब वेव का जो स्पीड होगा उसी को हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी, ठीक है। अब इतना आप लोग को बता दिया, वेवलेंथ बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दिया, और मैंने आप लोग को वेलोसिटी बता दिया। अब क्या समझिए, इसके बाद अम्पलीट्यूड क्या होता है और वेव नंबर क्या होता है। देखिए अम्पलीट्यूड जो होता है ना, अम्पलीट्यूड इसका हाइट जो होता है ना, क्रेस्ट का जो हाइट होता है उसे हम लोग अम्पलीट्यूड बोल देंगे। और वेव नंबर क्या होता है, तो एक यूनिट लेंथ, जैसे यहां से यहां तक कोई लेंथ है, तो इस लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेव पास कर पाएगा उसी को हम लोग बोल देंगे वेव नंबर। आई होप आप लोग इतना तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट को राइट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को और बढ़िया तरीके समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ तो समझिए आप लोग, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। मैंने बताया ना, ये डिस्टेंस जो दोनों के बीच एडजेसेंट, मैंने देखा एडजेसेंट का मतलब ऐसे होता है कुछ सीधा, दोनों के बीच मतलब देखिए इतना डिस्टेंस होगा टू क्रेस्ट के बीच में, उसी को हम लोग बोल देंगे वेवलेंथ। इतना याद रखिए, ठीक है ना। एक्चुअली मैं इसका डेफिनेशन पूछता नहीं, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अगर वेवलेंथ अगर कहीं पूछते तो आप लोग इस तरह से बता सके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक गिवन पॉइंट पर, एक दिया हुआ पॉइंट पर कितना नंबर ऑफ वेव पास हो सकता है एक सेकंड में, उसी को हम लोग बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा भी इन लोग के बीच संबंध है, थोड़ा यहाँ पर आप संबंध अगर रिलेशनशिप दोनों को पूछ दे तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो उन लोग का उसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसा यूनिट जो दिया ना मैंने अंगस्ट्रन, ये वर्ड तो थोड़ा देख लीजिए कि 1 अंगस्ट्रन जो होता है ना वो 10⁻⁻10 मीटर, ये सब पूछता है। ऐसा यूनिट जो होता है ना, मतलब जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो उसमें दिया जाता है 10⁻⁻6, और जो 1 नैनोमीटर होता है, नैनो का मतलब 9, तो -9 कर दीजिए, सब मीटर में होगा, ठीक है। और 1 पिकोमीटर जो होता है वो आपका हो जाता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। इससे थोड़ा याद रखिएगा सब, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आप न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट इस तरह लिख दिया जाता है, तो आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि किसी भी वेव का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो 100% उसका वेवलेंथ घटेगा, मैंने दोनों के बीच रेसिप्रोकल मैंने डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा जब रिलेशनशिप इन लोगों का जब प्रूफ करूंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी बता दिया कि एक गिवन पॉइंट में कितना वेव फ्रीक्वेंसी पास होगा। मैं क्या करता हूँ, इसका जो वेलोसिटी हो गया, वेव नंबर हो गया, और उसको मैं बाद में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस डिफिनेशन में देखिए अम्पलीट्यूड मैंने बताया ना, अम्पलीट्यूड जो होता है जो मतलब देखिए यहाँ पे जैसे क्रेस्ट, इस क्रेस्ट का जो मैक्सिमम हाइट होगा और डेप्थ जो होगा ट्रॉप का, उसी को हम लोग बोल देंगे अम्पलीट्यूड। बोल रहा है इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रॉप ऑफ वेव। एक वेव का जो हाइट होगा क्रेस्ट का और जो नीचे मतलब गहराई होगा जो ट्रॉप का, उसी को हम लोग बोल देंगे एम्पलीट्यूड, इसको डिनोट करते हैं ये से। वेलोसिटी बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में हम लोग एक सेकंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड होता है जो होता है स्पीड का, वही होता है। वेव नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू बार से, या तो न्यू बार। देखिए फ्रीक्वेंसी हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है, और इसको लोग बोल देंगे म्यू, इसको न्यू बार बोलते हैं, न्यू, ठीक, याद रखिए कितना। उसको देखिए यहाँ पे बोल रहा है इट इज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, मैंने एक लेंथ में, जैसे मैंने कोई लेंथ बोल रहा है एक डिस्टेंस है, जिस इसका लेंथ, इसमें कितना नंबर ऑफ वेव जो है एक यूनिट लेंथ में, मैंने 1 सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ वेव है उसी को हम लोग बोल देंगे वेव नंबर। इसको दूसरा डेफिनेशन में बोल सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, या रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, अगर वेवलेंथ का ही रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर। इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड पर सेंटीमीटर। अभी होप आप लोग को मतलब वेव का जो छोटा छोटा जो पॉइंट होता है उसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों के जो है सबका जोड़ के रिश्ते बताता हूँ, इसके बीच रिलेशनशिप क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। मैंने जो हम लोग आपको जो चारों चीज बताया वो सब जो मैं आप लोगों को समझा उसके बीच रिश्ते मतलब रिलेशन क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए यहाँ पे
मैं आप लोगों को पहले बताया कि वेवलेंथ जितना, अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। माने जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आप लोग को भी बताया कि नहीं बताया? देखिए वेवलेंथ बोलता है कि क्रेस्ट और ट्रफ ने, या तो टू एडजेसेंट करेक्ट के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अगर देखिए इस तरह से, ठीक है, यही है ना, मतलब सपोज दैट ये वाला है, ठीक है, इसको समझिए बढ़िया से। तो अगर कोई गिवन पॉइंट पर दिया रहे तो ज्यादा जो, छोड़िए इसको समझिए, आप यहाँ पे समझिए पहले बढ़िया तरीके से, यहाँ समझिए। तो म्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। अगर किसी का वेवलेंथ अगर ज्यादा रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी 100% कम रहेगा। बात समझ में है ना? अब हम लोग जो ये जो है इसको जब मैं हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी तो यहाँ पे आ जाएगा सी बाई लैम्डा। बात समझ में आ रहा ना? तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि म्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। सी यहाँ पे क्या चीज है? तो वेलोसिटी, किसका? वेव का वेलोसिटी है। लैम्डा तो आप लोग जानते हैं वेवलेंथ है, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। यहां तक समझ में आया ना? तो यहां से हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए, ठीक है, एक फॉर्मूला यहां से हम लोग ड्राइव किए। और हम लोग ये भी जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े, कि जो म्यू बार होता है वो भी डायरेक्टली मतलब वो भी जो होता है वो बराबर होता है कि इसका 1/λ का रेसिप्रोकल होता है। ये पढ़े ना? तो क्या मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह मैं पुट आउट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पुट आउट कर देता हूँ, म्यू बराबर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की जगह मैं क्या लिख दूं? जहाँ म्यू बार लिखे हैं, म्यू बार यहाँ पे लिखे ना, म्यू बार देखिए, थोड़ा ध्यान दे देखिए, यहाँ पे तो म्यू आया सी इंटू 1/λ में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो क्यों ना मैं इसको इससे लिख देता हूँ ना, म्यू इंटू सी म्यू बार लिख सकता हूँ, नहीं सकता, क्योंकि देखिए 1/λ ही बराबर तो इसके इक्वल है, तो मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ क्या? तो म्यू बराबर c/λ। तो आप लोग को थोड़ा सा देखिए, सिर्फ आपको इसको याद रखना है, इसको याद रखिएगा आप लोग को यहाँ से, क्योंकि इस पे थोड़ा सा नंबरिकल 2-3 तो बनता है ताकि आप लोग को नंबरिकल बन सके, इसलिए आपको इसको याद रखना है। क्योंकि म्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ होता है, और म्यू बराबर जब प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो c/λ हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि म्यू बार जो होता है 1/λ के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया तो यहाँ से ये निकल गया, तो इसके बीच रिलेशनशिप निकल गया, ठीक है। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आया कि मैंने जो वेव के बारे में बताया उतना डीपली तो मैं बताया नहीं, जो भी है केमिस्ट्री में जिसका यूज है उसको मैंने सिर्फ बताया है। अगर आप लोग ये और समझ में नहीं आएगा तो उसको फिर देखिएगा, आप लोग जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो खत्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए कल का टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें इसका रिलेशनशिप जो है ऐसा करूंगा, कल मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं जो है न्यूमेरिकल इसका देखूंगा, एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल आता है उसके बारे में समझेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद।